मैं विनोद कोठारी, लेक्चरर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज उदयपुर। कल हमने सिग्नलिंग के चैप्टर से हमने सिग्नल्स किस प्रकार से काम करते हैं, कौन कौन से सिग्नल्स होते हैं और पोजीशन के आधार पर, उनके कार्य के आधार पर, इस सब का हमने देखा था। अब उसी की कैटेगरी में तीसरे प्रकार के सिग्नल होते हैं, ये विशेष सिग्नल्स। विशेष सिग्नल्स कुछ विशेष परिस्थितियों में विशेष सिग्नल काम में ले आए जाते हैं। ये है रूटिंग या पथ सिग्नल, प्रतिसंकेतक, कोएक्टिंग सिग्नल, बुलाने वाले सिग्नल। इंग्लिश में हम इनको कहते हैं रूटिंग सिग्नल, रिपीटिंग सिग्नल, कोएक्टिंग सिग्नल और कॉलिंग ऑन सिग्नल। इनके वन बाय वन हम थोड़ा ब्रीफ में हम इनके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। अब सबसे पहला है पथ सिग्नल, जिसको हम कहते हैं रूटिंग सिग्नल। जब एक ही ऊर्ध्वाधर पोस्ट पर मुख्य ट्रैक एवं ब्रांच ट्रैकों के लिए सिग्नल लगा दिए जाते हैं तो उन्हें पथ सिग्नल कहते हैं। एक ही ऊर्ध्वाधर पोस्ट पर मुख्य ट्रैक एवं ब्रांच ट्रैक के लिए सिग्नल लगा दिए जाते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि चूंकि हम ये जानते हैं कि कई स्टेशंस पर एक मेन ट्रैक होती है और साथ साथ उसकी ब्रांच ट्रैक्स होती हैं, तो जहां से या तो डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग हम जिसको हम कहते हैं, तो जहां पर ये इस तरह की ब्रांच ट्रैक होती है तो उन दोनों के सिग्नल्स मुख्य ट्रैक के और ब्रांच ट्रैक के एक ही उस पे लगा दिए जाते हैं एक ही पोस्ट पर। तो उस केस में हम कहते हैं पथ सिग्नल। मुख्य ट्रैक का सिग्नल ब्रांच ट्रैक के सिग्नलों से ऊंचा रखा जाता है। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया जाता है कि मुख्य ट्रैक का सिग्नल कौन सा होगा और ब्रांच ट्रैक का कौन सा होगा, तो इसके लिए थोड़ा सा उसको ऊपर रख दिया जाता है, जो आपको अगले स्केच में हम देखेंगे। अब यहाँ पर ये इस स्केच में ये दिखाया गया है कि यह एक पोस्ट है, इस पर यहाँ पर ये मेन सिग्नल है, ये लेफ्ट की तरफ एक ब्रांच है, राइट की तरफ ये दो ब्रांचेस हैं। तो इनके सारे सिग्नल्स यहाँ इसी एक पोस्ट पर लगा दिए इस तरीके से, जैसे चित्र के अनुसार दिया हुआ है। और ये यहाँ पर ये इसका प्लान दिया हुआ है रूटिंग सिग्नल का कि यहाँ पर ये मेन ब्रांच है और इसके बाद ये एक लेफ्ट में एक ब्रांच है और राइट में ये दो ब्रांचेस हैं। तो इस हिसाब से इसको यहाँ पर भी यहाँ डिफरेंशिएट कर दिया गया है कि यहाँ पर ये दिस मेन ब्रांच का सिग्नल, लेफ्ट का सिग्नल और राइट के ये दोनों R1 R2 के सिग्नल्स। तो इससे बहुत ही क्लियरली ये मालूम चल जाता है कि मेन, नहीं तो अगर मान लो सपोज इसको एक ही उसमें लगा दे तो कई बार कुछ कंफ्यूजन होने की संभावना रहती है कि लेफ्ट किसको माने और कौन सी, इसको फर्स्ट माने, इसको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर लेफ्ट और राइट नहीं होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो अब ये ड्राइवर को नहीं मालूम चलेगा कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्या है। तो इसलिए ये इसको और अच्छी तरीके से ब्रॉडली डिफरेंशिएट करने के लिए मेन ब्रांच के सिग्नल को ऊपर लगा दिया जाता है। तो इसको सिंपल वे में हम रूटिंग सिग्नल कहते हैं। अब ये रूटिंग सिग्नल आपके कार्य के अनुसार भी हो सकते हैं, आपके लोकेशन के अनुसार भी हो सकते हैं, आपके आउटर सिग्नल भी हो सकता है, सेमाफोर सिग्नल भी हो सकता है, जैसे अब जो हमने डिफरेंट प्रकार के सिग्नल्स हमने देखे थे। तो वो अब नाउ सेकंड है प्रतिसंकेतक, रिपीटिंग सिग्नल। नाम से ही है कि जब मुख्य सिग्नल किसी रुकावट के कारण या वक्र के कारण दिखाई न देता हो तो मुख्य सिग्नल की स्थिति की सूचना देने के लिए यह सिग्नल काम में लिया जाता है। कई बार क्या होता है कि कई ऐसी, क्योंकि यह निश्चित है कि सिग्नल एक निश्चित दूरी पर लगता है, तो कई बार जहां पर पहाड़ी इलाके होते हैं वहां पर विजिबिलिटी उतनी नहीं होती है। तो विजिबिलिटी नहीं होती है तो उस केस में ड्राइवर को पहले से ही उस सिग्नल की जानकारी मिल जाए तो उसके लिए क्या किया जाता है कि जैसे मान लो सपोज एक आउटर सिग्नल लगाया है और आउटर सिग्नल ड्राइवर को एक निश्चित दूरी पर से नहीं दिखता है, क्योंकि अगर मान लो उसको रोकना होगा तो वो आउटर सिग्नल पर उसको रोकने के लिए ब्रेकिंग डिस्टेंस भी चाहिए होता है कि कितने डिस्टेंस पर वो ब्रेक लगाए तो वो आउटर सिग्नल तक जाते जाते ट्रेन रुक जाए। और अगर उतना डिस्टेंस भी उसको सिग्नल को देखने के लिए नहीं मिलता है तो उस केस में इस आउटर सिग्नल से थोड़ा और एक सिग्नल लगा दिया जाता है जिस पर वही सिग्नल उसी तरीके से एक्ट करेगा जो आउटर सिग्नल कर रहा है।
तो जैसे अगर मान लो यह आउटर सिग्नल ऑन पोजीशन में है तो रिपीटिंग सिग्नल भी ऑन पोजीशन में रहेगा, तो ड्राइवर को पता चल जाएगा कि आगे जो आउटर सिग्नल है वो ऑन पोजीशन में है, इसका मतलब स्टॉप पोजीशन में है, हॉरिजॉन्टल है। तो उस केस में उसको वो अपनी ट्रेन की स्पीड को पहले ही कम कर देगा, ताकि ये कि आउटर सिग्नल तक आते आते वो उस ट्रेन को रोक सकता है। तो ये एडिशनल सिग्नल हो गया है। नाउ नेक्स्ट इज को एक्टिंग सिग्नल। जब मुख्य सिग्नल अपनी निश्चित ऊंचाई पर किसी रुकावट के कारण न दिखाई देता हो तो मुख्य सिग्नल की स्थिति ड्राइवर को बताने के लिए उसी पोस्ट पर कम ऊंचाई पर दूसरा सिग्नल लगा दिया जाता है। तो अब को एक्टिंग सिग्नल में ये यहाँ पर स्केच में आप देखेंगे कि को एक्टिंग सिग्नल ये आपके होम सिग्नल लगा हुआ है। होम सिग्नल ऊंचाई पर ड्राइवर को नहीं दिखता है, तो यहाँ पर उसके नीचे उसको लगा दिया जाता है ताकि ये उसी तरीके से काम करेगा जिस तरह से ये सिग्नल काम करेगा। तो एक को एक्टिंग यानी कि दोनों एक साथ ही काम करेंगे, तो इस तरीके से ये सिग्नल भी काम में लगाया जाता है। तो इस स्केच में भी कॉल ऑन, रिपीटिंग एंड को-एक्टिंग सिग्नल बताया हुआ है। अब ये नेक्स्ट है बुलाने वाला सिग्नल। इसका प्रयोग ट्रैक पर जब मरम्मत कार्य चल रहा होता है और ड्राइवर को गाड़ी धीरे धीरे चलाने व गाड़ी को एकदम रोकने का संकेत देने के लिए किया जाता है। यह भी मुख्य सिग्नल के पोस्ट के नीचे लगाया जाता है। मेंटेनेंस भी, चूंकि हमें जानते हैं कि ट्रैक की मेंटेनेंस भी रेगुलर होनी चाहिए, तो इस कारण से जब मेंटेनेंस चलती है तो उस समय उस ड्राइवर को संकेत देने के लिए उन्हीं मेन सिग्नल्स के ऊपर ही एक और सिग्नल लगा दिया जाता है पोस्ट पर, और जो कि उस ड्राइवर को यह चेतावनी देता है कि आगे कुछ काम चल रहा है, तो आप अपनी गाड़ी को स्पीड को स्लो कर लीजिए और कॉशियसली आप उसमें आगे बढ़िए। तो इस तरीके से ये बुलाने वाला सिग्नल आपके तो यहाँ पर ये बताया हुआ बुलाने वाला सिग्नल, ये आपका रिपीटिंग सिग्नल, ये 2 नंबर लगा दिया ताकि इसको ये मालूम है कि ये रिपीटिंग सिग्नल है। इसके पहले ये पहले लगा दिया गया और उसके बाद फिर जब एक निश्चित दूरी पर तक पहुंचेंगे तब वहां पर आउटर सिग्नल मिलेगा। तो यहाँ पर ये 2 नंबर लगा दिया। तो 2 नंबर का मीनिंग ये है कि ये रिपीटिंग सिग्नल है, और ये को-एक्टिंग सिग्नल एक ही पोस्ट पर, ये और कॉलन सिग्नल एक ही पोस्ट पर लगा दिए जाते हैं ताकि वो ड्राइवर किसी तरह के कंफ्यूजन में न रहे। अब हमने सिग्नल तो पढ़ लिए हैं, लेकिन अब जब ट्रैक पर रेलगाड़ियों का संचालन और नियंत्रण करने के भी कुछ स्पेसिफिक मेथड्स होते हैं, पद्धतियां होती हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर कुछ स्टडी करेंगे। तो किसी भी ट्रैक पर गाड़ियों का सुरक्षा पूर्वक संचालन व नियंत्रण हेतु निम्न विधियां हैं। पूर्ण ब्लॉक पद्धति, मार्गदर्शी पद्धति, स्वचालित सिग्नल पद्धति, एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम, पायलट गार्ड सिस्टम, ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम। पूर्ण ब्लॉक पद्धति, इस पद्धति में पूरे ट्रैक को ब्लॉक खंड में बांट दिया जाता है। एक ब्लॉक खंड साधारणतया 2 स्टेशनों के मध्य की दूरी होती है। इस पद्धति में गाड़ी एक स्टेशन से तब तक नहीं छोड़ी जाती जब तक कि अगले स्टेशन से इसकी अनुमति नहीं मिलती है। ये सिस्टम इसलिए अडॉप्ट किए जाते हैं क्योंकि ट्रैक पर जब गाड़ी हो तो दूसरी गाड़ी उस ट्रैक पर नहीं होनी चाहिए, उसको फॉलो करने वाली भी और उसके तरफ अपोजिट डायरेक्शन से आने वाली भी। तो उस केस में क्या करते हैं कि जो लंबी ट्रैक सारी ही मतलब हर ट्रैक इंटरकनेक्टेड होती है आपस में, तो उस केस में 2 स्टेशनों के बीच के डिस्टेंस को ब्लॉक बोल दिया जाता है इनकी लैंग्वेज में, रेलवे की लैंग्वेज में। और इसमें ब्लॉक में जब यदि कोई ट्रेन है तो उस ब्लॉक में दूसरी ट्रेन नहीं रवाना होगी, तो वो स्टेशन पर ही रहेगी। तो अब इसको एक ये एग्जाम्पल से समझाया हुआ है तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। मान लो ए, बी और सी 3 स्टेशन हैं। मान लो एक गाड़ी डी ट्रैक ए बी खंड में है और दूसरी गाड़ी ई स्टेशन ए पर खड़ी है। ए स्टेशन से गाड़ी तब तक स्टेशन बी के लिए नहीं छोड़ी जा सकती जब तक डी गाड़ी बी स्टेशन पर न पहुंच जाए।
अब ये ए स्टेशन मास्टर ने जब क्या किया, सबसे पहले ए स्टेशन मास्टर ने डी गाड़ी को छोड़ दिया, तो डी गाड़ी अभी उस स्टेशन पर है ए बी के बीच में। तो उसके बाद ई गाड़ी आ गई वहां पर स्टेशन पर, उसने स्टेशन पे गाड़ी ई गाड़ी को रोक दिया। अब जब तक वह स्टेशन ए पर जो स्टेशन मास्टर है वो ई गाड़ी को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि डी गाड़ी बी स्टेशन पर नहीं पहुंच जाएगी। अब उसको कैसे मालूम चलेगा बी गाड़ी पहुंची या नहीं पहुंची, तो ये आगे उसमें लिखा हुआ है कि डी गाड़ी के बी स्टेशन पर पहुंचते ही बी स्टेशन का स्टेशन मास्टर ए स्टेशन के स्टेशन मास्टर को ब्लॉक यंत्र द्वारा सूचना देता है कि जो ही डी गाड़ी बी स्टेशन पर पहुंच गई, बी स्टेशन मास्टर ए स्टेशन मास्टर को ब्लॉक यंत्र के द्वारा सूचना दे देगा कि डी गाड़ी बी पर पहुंच गई। तो अब ए स्टेशन मास्टर ई गाड़ी को बी के लिए छोड़ सकता है। अब यदि सी स्टेशन पर दूसरी गाड़ी एफ बी स्टेशन पर आने के लिए खड़ी हो, तो बी स्टेशन का स्टेशन मास्टर एफ गाड़ी को भी बी स्टेशन पर आने की अनुमति दे देता है। ये अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है क्योंकि बी बीच का स्टेशन है, ए पहले का और सी दूसरे डायरेक्शन पे पहले का। तब सी स्टेशन पर भी एक एफ गाड़ी खड़ी है, उसको बी स्टेशन पर आना है। इधर से बी स्टेशन पर डी ऑलरेडी गाड़ी आगे आ चुकी है, लेकिन चूंकि वहां पर एक से ज्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं तो इसलिए वह एफ इस गाड़ी को भी बी स्टेशन पर आने की अनुमति दे देगा। अब डी और एफ दोनों गाड़ियों को बी स्टेशन पर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर खड़े कर लिया जाता है। डी पहुंच चुकी है, एफ सी स्टेशन से बी स्टेशन पर पहुंच गई है। अब बी स्टेशन का स्टेशन मास्टर डी गाड़ी को सी स्टेशन के लिए छोड़ देता है। अब चूंकि बी और सी के बीच में ट्रैक खाली है, तो जो डी गाड़ी जो बी पर खड़ी थी उसको सी स्टेशन मास्टर सी स्टेशन के लिए छोड़ देता है और इसकी सूचना सी स्टेशन मास्टर को दे देता है कि बी स्टेशन से गाड़ी डी रवाना हो गई है। अब ए स्टेशन मास्टर गाड़ी ई को बी स्टेशन के लिए छोड़ देता है क्योंकि वहां पर एफ गाड़ी बी स्टेशन पर रुकी हुई है, तो ए और बी का ट्रैक भी खाली है, तो इसलिए ए स्टेशन मास्टर भी ई गाड़ी को वो छोड़ देगा। गाड़ी एफ स्टेशन बी से तब तक नहीं छोड़ी जाती जब तक कि गाड़ी ई स्टेशन बी पर ना पहुंच जाए। अब एफ स्टेशन को ए स्टेशन पर जाना है, लेकिन वो तब तक नहीं छूटेगी जब तक कि ई गाड़ी बी स्टेशन पर ना पहुंच जाए। अब बी स्टेशन मास्टर ए स्टेशन मास्टर व सी स्टेशन मास्टर से सलाह कर एफ गाड़ी को ए स्टेशन के लिए और ई गाड़ी को सी स्टेशन के लिए छोड़ देता है। क्योंकि बीच वाला है, एफ गाड़ी को ए स्टेशन पर छोड़ना है और ई गाड़ी को सी स्टेशन के लिए छोड़ना है, तो वो दोनों स्टेशन मास्टर से बात कर लेता है और दोनों स्टेशन मास्टर से ये क्लियर हो जाता है कि ट्रैक खाली है, तो वह एफ गाड़ी को ए के लिए छोड़ देगा और ई गाड़ी को सी स्टेशन के लिए छोड़ देगा। इस तरह हम देखते हैं कि एक ब्लॉक खंड में ट्रैक पर एक समय केवल एक ही गाड़ी होती है। तो यह एक बहुत ही अच्छा सिस्टम अडॉप्ट किया जाता है रेलवे के अंदर, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब यदि कोई एक्सीडेंट होता है रेलवे पे तो उसमें जन हानि और धन दूसरा जो भी नुकसान है वो बहुत अधिक मात्रा में होता है। ट्रेन का भी नुकसान होता है, धन हानि होती है, जन हानि होती है, तो और उसके बाद ट्रैफिक बाधित रहता है। इन सब को ध्यान में रखकर प्रिकॉशंस लिए जाते हैं और प्रिकॉशन में मैक्सिमम इन चीज़ों का ध्यान में रखा जाता है कि ट्रेन का एक्सीडेंट ना हो। अब ये तो हमने पढ़ा पूर्ण ब्लॉक सिस्टम। अब आगे हम पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट इज पायलट गार्ड सिस्टम। पायलट गार्ड यह पद्धति कुछ विशेष परिस्थितियों में ही अपनाई जाती है। इस पद्धति में एक गाड़ी से मार्गदर्शक दूसरे स्टेशन पर जाता है और फिर दूसरी गाड़ी से वापस पहले स्टेशन पर आ जाता है। ये एक्चुअली पहाड़ी इलाकों में जब बारिश के दिनों में बहुत अधिक धुंध होती है और बहुत अधिक कोहरा होता है, सर्दी के दिनों में भी और बारिश के दिनों में भी, तो उस केस में क्या होता है कि न तो उसमें वो लाइट सिग्नल दिखाई देता है
और जो नॉर्मल लाइट में जो सिग्नल होता है उसके आर्म, वो आर्म तो दिखाई भी नहीं देती है, लेकिन लाइट भी दिखाई नहीं देती है। तो रोशनी जब दिखाई नहीं देती है तो ऐसे केसेस में फिर यह पायलट गार्ड सिस्टम एडॉप्ट किया जाता है कि जैसे मान लो सपोज उसके आगे एग्जांपल दे रखा है, पहले उस एग्जांपल को हम पढ़ते हैं। मान लो ए और बी दो स्टेशन है, सी और डी एक दूसरे से उल्टी दिशा में चलने वाली गाड़ियां हैं, यानी कि सी गाड़ी ए से बी की तरफ जा रही है और डी गाड़ी बी से ए की तरफ आ रही है। तो सी गाड़ी में एक मार्गदर्शक बी स्टेशन पर जाता है और डी गाड़ी से वापस ए स्टेशन पर आ जाता है। इस दौरान ए स्टेशन से दूसरी गाड़ी बी स्टेशन के लिए नहीं छोड़ी जाती है। ए और बी दो स्टेशन है, सी और डी दो गाड़ियां हैं। सी गाड़ी ए से बी के लिए रवाना हो रही है और डी गाड़ी बी से ए के लिए रवाना हो रही है। अब चूंकि सिग्नल्स नहीं दिख रहे हैं तो अब क्या किया जाए, तो उस केस में सी गाड़ी में ए स्टेशन से पायलट बैठेगा एक और मार्गदर्शक बैठेगा और वह उस गाड़ी को लेकर बी स्टेशन तक जाएगा। बी स्टेशन पर पहुंचने के बाद फिर वह जो डी गाड़ी जो बी स्टेशन पर खड़ी है ए स्टेशन पर जाने के लिए, उस गाड़ी में सवार होकर वापस वो उस गाड़ी को लेकर ए स्टेशन पर आएगा। तो और जब तक वह गार्ड मार्गदर्शक डी गाड़ी को लेकर ए स्टेशन पर नहीं आता है तब तक ए स्टेशन मास्टर किसी दूसरी गाड़ी को बी के लिए नहीं छोड़ेगा। तो यह इसका पायलट गार्ड सिस्टम का एक्सप्लेनेशन है। नाउ थर्ड है स्वचालित सिग्नल सिस्टम। अब कई बार क्या होता है, कई बार तो क्या मतलब मैक्सिमम कुछ जगहों पर जहां पर ट्रैफिक बहुत अधिक रहता है वहां पर मैन्युअली उसको सिग्नल्स को ऑपरेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, गलती होने की संभावनाएं भी अधिक होती हैं। जैसे हम एक एग्जांपल हम लें, बॉम्बे के अंदर जो लोकल ट्रेन्स हैं, लोकल ट्रेन्स का सिस्टम ये रहता है कि हर 2 मिनट में एक स्टेशन पर ट्रेन आती है और एक स्टेशन से ट्रेन जाती है, प्लस साथ में वहां पर लोकल ट्रेन जो स्टेशन हैं वहां के, उनमें एक प्लेटफॉर्म की जगह मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स होते हैं और किस ट्रैक पर कौन सी ट्रेन आएगी, किस प्लेटफॉर्म पर कौन सी ट्रेन किधर से आएगी, ये सब इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है तो उस समय उसको मैन्युअली ऑपरेट करना पॉसिबल भी नहीं है। तो उसको पूरा ही उन्होंने इलेक्ट्रीफाई किया हुआ है, इलेक्ट्रीफाई करके उसको ऑटोमेटिक सिग्नल के रूप में उसको डेवलप किया है और वही ऑटोमेटिक सिग्नल होता है। तो इसको एक बार हम पढ़ लेते हैं। कई बार हस्तचलित सिग्नल मानवीय असावधानी के कारण बड़ी दुर्घटना होने के कारण बन जाते हैं। मानव असावधानी की आशंका को दूर करने के लिए स्वचालित सिग्नल काम में लिए जाते हैं। जब भी रेलगाड़ी किसी सिग्नल को पार करती है तो ट्रैक के माध्यम से बिजली धारा प्रवाहित होती है जिससे सिग्नल लाल रोशनी प्रदर्शित करता है। जब रेलगाड़ी सुरक्षित दूरी तक पहुंच जाती है तो सिग्नल हरी रोशनी प्रदर्शित करता है जिससे दूसरी रेलगाड़ी रवाना की जाती है। अब इसको मैं यूं समझाऊं कि मान लीजिए कि 2 स्टेशन हैं लेकिन और उन स्टेशन के बीच की दूरी 4 किलोमीटर है। तो जब ट्रेन ए स्टेशन से रवाना होगी बी स्टेशन के लिए तो उस समय जब पहले रवाना होने के पहले तो उसको ग्रीन सिग्नल मिलेगा और जब ग्रीन सिग्नल जो ही रवाना हो गई वह ग्रीन सिग्नल कन्वर्ट हो जाएगा रेड सिग्नल में, क्योंकि अब उसके पीछे जो फॉलोइंग गाड़ी है जो फॉलो करेगी उस गाड़ी उस ट्रैक को, उसके लिए वह रेड सिग्नल हो जाएगा। और अब वह 4 किलोमीटर से वह 2 किलोमीटर चली गई, उसके पश्चात वह सिग्नल ऑटोमेटिकली रेड सिग्नल से ग्रीन सिग्नल हो जाएगा। तो जो दूसरी ट्रेन है उसको ए स्टेशन से बी स्टेशन के लिए छोड़ा जा सकता है। अब इसमें ये ट्रैक वाइज होते हैं और जो हमने ये 3 एस्पेक्ट सिग्नल और हमने कलर्ड लाइट सिग्नल पढ़ा है वही सिग्नल यहाँ पर काम करते हैं। लेकिन कई जगह पर स्टेशन पर और कुछ ट्रैक्स पर ये 2 लाइट सिग्नल होता है, 3 लाइट्स नहीं होती उसमें, रेड एंड ग्रीन, केवल यही जो लाइट होती है। तो उसमें यह है कि या तो स्टॉप या रवाना, उसमें कोई तीसरी कंडीशन नहीं होती है कि धीरे धीरे
चलें, क्योंकि वहां पर ये धीरे धीरे चलने वाला सिस्टम नहीं रहता है। तो इसलिए जहां पर ये ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम बनते हैं वहां पर मैक्सिमम केसेस में टू लाइट सिग्नल ही काम में लिए जाते हैं। लेकिन यह सिग्नल सारे ऑटोमेटिक होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा ही ऑपरेट किए जाते हैं। और जिस समय यदि मान लो सपोज इलेक्ट्रिसिटी फेल हो जाती है, बिजली नहीं आती है, तो उस समय ट्रेनों का संचालन भी उसी समय रुक जाता है। ट्रेनें ऑटोमेटिकली रुक जाती हैं, क्योंकि जितनी भी ये जो बॉम्बे के अंदर जो ट्रेन चलती है वो इलेक्ट्रिक से ही चलती है। उसमें कोई डीजल इंजन नहीं होता है, कोई भाप का इंजन, कोयले का इंजन नहीं होता है। तो उन ट्रेन के लिए जो ही बिजली गई तो ट्रेन वहीं के वहीं रुक जाएगी, तो सारे सिग्नल भी बंद हो जाएंगे। तो जो ही लाइट आएगी पुनः वापस वो सिग्नल्स उसी वे से काम करना शुरू कर देंगे। तो यह एक बहुत ही सुधरा हुआ उसका सिग्नलिंग का रूप है कि जिसके द्वारा मैक्सिमम ट्रैफिक को, जिसमें जहां पर बहुत अधिक ट्रैफिक रहता है, ट्रैक पर ट्रेनों का आवागमन बहुत अधिक रहता है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, तो उन जगहों पर यह सिग्नल काम में लिया जाता है। तो इस तरीके से यह सिग्नलिंग का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।